दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में समाचारों में देखा गया स्प्रेटली द्वीप समूह कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी सोलोमन सागर या फिर ऑप्शन डी दक्षिण चीन सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी दक्षिण चीन सागर। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में स्प्रेटले द्वीप समूह पर चीन की बढ़ती उपस्थिति ने वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। बता दें कि स्प्रेटले द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस द्वीप समूह में 100 से अधिक छोटे द्वीप या चट्टाने हैं। यह द्वीप मलेशिया के उत्तर में वियतनाम और फिलीपींस के बीच स्थित है। इस पर चीन, ताइवान और वियतनाम द्वारा पूरी तरह से दावा किया गया है, जबकि मलेशिया और फिलीपींस द्वारा इसके कुछ हिस्सों पर दावा किया जाता है। इन द्वीपों पर कोई स्थायी मानव निवास नहीं है, बल्कि यहाँ केवल कछुए और समुद्री पक्षी पाए जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी दक्षिण चीन सागर। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। कथन 2 है 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आपके ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह दिन न्यूजीलैंड के पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई की याद में मनाया जाता है। 1953 में इसी दिन ये माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने थे, इसलिए कथन 2 सही है और यह कथन 1 की सही व्याख्या करता है। इस तरह विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कथन 2 है इसका मुख्यालय टोक्यो में है और कथन 3 है इसमें एशिया के बाहर का कोई सदस्य नहीं है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी केवल 1 कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में ऋण से ग्रस्त श्रीलंका को एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी से $350 मिलियन का ऋण प्रोत्साहन मिला है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका उद्देश्य समावेशी विकास, सतत विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करके सामाजिक विकास करना है। ये बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, लोक प्रशासन प्रणाली में निवेश करने के साथ राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसमें 15.677% के साथ जापान की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके बाद यूएसए 15.567%, चीन 6.473% और भारत 5.812% का स्थान है। वर्तमान में इसमें 68 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत के भीतर और 19 इससे बाहरी क्षेत्रों के हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल 1 कथन ही सही है। इस तरह विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए केवल 1 कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की थीम क्या थी? आपके ऑप्शन है विकसित भारत @2030, भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना, विकसित भारत @2047, टीम इंडिया की भूमिका, या फिर मानव संसाधन विकास में तेजी लाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विकसित भारत @2047, टीम इंडिया की भूमिका।
हाल ही में नीति आयोग ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अपनी 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की थीम विकास भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका रही, इसलिए विकल्प सी सही है। इस बैठक में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपालों के साथ पदेन सदस्यों के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में इस बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ये विभिन्न नीतियों को तैयार करने में बॉटम अप अप्रोच का अनुसरण करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी विकसित भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका। अगला प्रश्न है, माइनिंग स्टार्टअप समिट किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है? आपके ऑप्शन है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, खान मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, खान मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री ने पहले माइनिंग स्टार्टअप समिट का उद्घाटन किया। इसका आयोजन केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के सहयोग से किया गया, इसलिए विकल्प बी सही है। ये समिट मुख्य रूप से नवाचार और तकनीकों पर केंद्रित था, जिसने खनन तथा धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्तता के निर्माण में प्रदर्शन एवं सुरक्षा का समर्थन किया। इसने खनिज अन्वेषण क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों और बैंकों में अग्रणी उद्योगों के साथ बातचीत पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस समिट में 120 से अधिक स्टार्टअप और 20 प्रमुख उद्योगों ने भाग लिया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, खान मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सोमास ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने मंगल से एक एनकोडेड संदेश भेजा है। ये ऑर्बिटर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा, इसरो या फिर जाक्सा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एक संकेत भेजा गया। दरअसल यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक्सोमास ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने मंगल के चारों ओर अपनी कक्षा से पृथ्वी को एक एनकोडेड संदेश भेजा है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस संदेश के सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 16 मिनट लगे। यह संदेश एक ऐसी स्थिति का परीक्षण करने के लिए प्राप्त किया गया जिसमें पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा किसी अन्य सभ्यता से वास्तविक संकेत प्राप्त किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत यूरोपियन प्रोब द्वारा संकेत प्रसारित किया गया, जबकि इसे ग्रीन बैंक टेलीस्कोप वेस्ट वर्जीनिया, मेडिसिना रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल स्टेशन इटली, एलन टेलीस्कोप एरे कैलिफोर्निया और वेरी लार्ज एरे न्यू मैक्सिको द्वारा प्राप्त किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाला एक कर है। कथन 2 है, इसे पहली बार वर्ष 2012 में पेश किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने असूचीबद्ध भारतीय स्टार्टअप्स में अनिवासी निवेश के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों के निवेशकों को एंजल टैक्स से छूट दी है। आपको बता दें कि एंजल टैक्स गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगाए जाने वाला एक कर है। यदि जारी किए गए शेयरों का शेयर मूल्य कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक देखा जाता है तो इस पर कर लगाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। उचित मूल्य से ऊपर की कीमतों पर जुटाई गई अतिरिक्त धनराशि को आय माना जाता है जिस पर कर लगाया जाता है। इसे पहली बार वर्ष 2012 में पेश किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। ये शेयरों के माध्यम से बेहिसाब धन के सृजन और उपयोग को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इस प्रकार विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, हाल ही में टाइफून मावर इंडोनेशिया के तट से टकराया। कथन 2 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात टाइफून से भिन्न होते हैं। और कथन 3 है, 185 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की अधिकतम हवा की गति वाले टाइफून को सुपर टाइफून कहा जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। चलिए एक्सप्रेशन साइड की बात को समझते हैं। हाल ही में फिलीपींस और अमेरिकी क्षेत्र गुआम टाइफून मावर से प्रभावित हुए, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। बता दें कि टाइफून एक तरह का तूफान है जिन्हें अलग अलग स्थानों पर हरिकेन, टाइफून या चक्रवात के नाम से जाना जाता है।
शब्द हरिकेन और टाइफून एक मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट नाम है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी उत्तर प्रशांत और दक्षिण प्रशांत महासागर में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और पश्चिमी दक्षिण हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात का नाम दिया जाता है। दक्षिण हिंद महासागर के पूर्वी भाग में यह विली विली कहलाते हैं, वहीं पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में इन्हें टाइफून कहा जाता है। टाइफून एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी अधिकतम हवा की गति 118 से 184 किलोमीटर प्रति घंटा या 64 से 99 समुद्री मील तक होती है, जबकि सुपर टाइफून एक ऐसा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी अधिकतम हवा की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा या 100 समुद्री मील से अधिक होती है, इसलिए कथन 3 सही है। इस तरह केवल एक कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी का मामला किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, जनहित याचिका या फिर संविधान की मूल संरचना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जनहित याचिका। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर विचार करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, जनहित याचिका या पीआईएल को किसी भी भारतीय कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि न्यायालय ने इसकी व्याख्या और परिभाषा दी है। उच्चतम न्यायालय ने जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी मामले में पीआईएल के दायरे पर विचार किया था, इसलिए विकल्प सी सही है। न्यायालय के अनुसार पीआईएल का अर्थ है जनहित या सामान्य हित के लिए अदालत में शुरू की गई कानूनी कार्रवाई। इसमें जनता या समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक हित या अन्य हित शामिल होता है जिससे उनके कानूनी अधिकार प्रभावित होते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, जनहित याचिका। चलिए हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी घाट में किस स्थान से ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली एकल कोशिका शैवाल प्रजाति पाई गई है? आपके ऑप्शन है ठाणे, रत्नागिरी, सतारा या फिर धूले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सतारा। चलिए इस प्रश्न से की बात को समझते हैं। हाल ही में पुणे स्थित आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने उत्तर पश्चिमी घाट से एकल कोशिका शैवाल की एक नई प्रजाति की खोज की है। ये नई प्रजाति महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर में एक अर्धजलीय वातावरण में पाई गई है, इसलिए विकल्प सी सही है। एक वयोवृद्ध भूपुरातत्वविद और दिवंगत प्रोफेसर एस.एन. राजगुरु के नाम पर इसका नाम गोम्फोनेमा राजगुरुई रखा गया है। गौरतलब है कि एकल कोशिका शैवाल को डाइटम के रूप में जाना जाता है। डाइटम मीठे पानी और खारे पानी में पाए जा सकते हैं और आमतौर पर झीलों, नदियों, नालों और समुद्रों में पाए जाते हैं। पौधों और पेड़ों के समान ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करके वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सतारा। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है जिबूती, दूसरा है इरिट्रिया, तीसरा है इथियोपिया और चौथा है सोमालिया। उपरोक्त में से कितने देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 या फिर ऑप्शन डी सभी 4। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।